दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को आपके साथ में यहां पे डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। इस स्टॉक के बिजनेस मॉडल को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस स्टॉक में क्या हम लोग को चीजें बेनिफिशियरी दिखाई पड़ रही हैं एज बिजनेस, और क्या चीजें यहां पे कंपनी के लिए रिस्क बनती दिखाई पड़ रही हैं, उनकी चर्चा करेंगे। स्टॉक के प्राइस के अंदर देखा जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर हम लोग को भारी गिरावट देखने को मिली है। उसका क्या रीजन है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। भविष्य में इस स्टॉक से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, इन सब की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इस डिस्क्लेमर के साथ में करूंगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करें कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। देखिए स्टॉक 376 रुपए पे हमको अभी दिखाई पड़ रहा है। फ्राइडे को तो स्टॉक के अंदर हम लोग को एक मामूली सी तेजी से देखने को मिली थी, लगभग 3 रुपए के आसपास स्टॉक हमको चढ़ता दिखाई पड़ा। लेकिन स्टॉक के 52 वीक लो हाई को देखे जाए तो 440 के हाई और 349 के लो हैं, और लगभग स्टॉक हम लोग को अपने 52 वीक लो के ज्यादा करीब दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो स्टॉक अपने क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बाद से लेकर के अभी तक हम लोग को मार्केट में टूटता दिखाई पड़ा है, और रीजन साफ है क्योंकि स्टॉक के जो नंबर्स हैं वो हम लोग को डिक्लाइन होते दिखाई पड़ रहे हैं। खासतौर पर Q2 के नंबर में काफी बड़ी गिरावट हम लोग को होती दिखाई पड़ी। 10.25 रुपए के डिविडेंड के बावजूद भी स्टॉक जो था कहीं ना कहीं किसी प्रकार की रिकवरी लेता हुआ हम लोग को दिखाई नहीं पड़ पाया। अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझना भी आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट आई प्राइस में, वो तो स्टॉक के नंबर्स का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होती दिखाई पड़ी है। लेकिन अगर हम कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो क्या ये कंपनी हमारे लिए भविष्य में एक बेहतर बिजनेस, बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है या फिर नहीं, इसकी चर्चा आपके साथ में इस स्टॉक वीडियो में करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले कोल इंडिया एक पीएसयू है, महारत्न कंपनी के रूप में हमारे देश के अंदर इससे काम करने वाली कंपनी है। और अगर इसके बिजनेस मॉडल को समझा जाए तो ये कंपनी कोल माइनिंग का काम करती है। अब कोल माइनिंग में इसका कितना काम है अगर इसको देखा जाए तो ये देश की लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है। इस बात को आपको समझना होगा। बिजनेस मॉडल बेहद ज्यादा बड़ा है और कंपनी के पास में एक वास्ट एरिया ऑफ बिजनेस भी अवेलेबल दिखाई पड़ता है। थोड़ा और भी डिटेल में समझने की कोशिश करें, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात करने की कोशिश करें तो ये कंपनी जो है देश के अंदर उपयोग में आने वाले जितनी भी कोल प्रोडक्ट्स हैं उनका 80% से ज्यादा खुद ही यहाँ पे संचालित करती है। यानी कि 80% से ज्यादा जो आपूर्ति है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया से पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है। और ओवरऑल देखा जाए तो जितनी भी आपको मैं कहता हूँ कि देश के अंदर जो कोल माइनिंग एजेंसीज हैं उनमें से 70% से ज्यादा जो माइनिंग है वो एक कंपनी अकेले ही अपने दम पे करती है। तो बिजनेस इसके पास में ना सिर्फ बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा उपयोगी है, देश में बहुत ज्यादा यूज में आता है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इस कंपनी की एक मोनोपोली भी चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये तो वो मजबूत पॉइंट्स है जो हमको बताते हैं कि स्टॉक का बिजनेस काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग कोल बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करें तो देखिए कोल बिजनेस यानी कि कोयले का बिजनेस या कोयले की माइनिंग, इसका उपयोग अगर हम देखें तो कंपनी का जो यूज है बेसिकली ये एनर्जी जनरेटर का काम करती है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए पावर जनरेटर का काम जो है कोल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कोल माइनिंग से जो पावर जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के अगेंस्ट जाती है। मैं कह सकता हूं कि पर्यावरण के अगेंस्ट भी जाती दिखाई पड़ती है। और बीते कुछ समय में या बीते कुछ दशकों में अगर बात करने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड ये चीज हम लोग को होती दिखाई पड़ रही है कि पॉल्यूशन जो है पूरी दुनिया के लिए दिक्कत होती दिखाई पड़ रही है। और इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट में कई सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको कई सारे नए एनर्जी रिसोर्सेज आते दिखाई पड़े, जिसमें आपके लिए पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, थर्मल पावर आ गई, आपके लिए सोलार जो आया एक नए रेवोल्यूशन की तरफ आता दिखाई पड़ा है। तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग को डाइवर्ट होता दिखाई पड़ा है। और ये एक प्रमुख कारण है कि कोल बिजनेस जो है वो भले ही अपने आप में एक मजबूत मैं कह सकता हूं कि मॉडल है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसके रिप्लेसमेंट जो है वो देखे जा रहे हैं दुनिया भर में भी और इंडिया के अंदर भी। तो ये एक बड़ा रीजन है कि कोल इंडिया का एक मजबूत बिजनेस मॉडल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसके फ्यूचर को लेकर के एक सवाल जरूर खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो देखिए कोल माइनिंग एक बहुत ही पुराना एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है एनर्जी जनरेट करने का। और अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें खपत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि पहले माइनिंग होती है, फिर उसका प्योरेशन होता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ये जो प्रोसेस है ये कई बार हम लोग को बहुत महंगी होती दिखाई पड़ती है। और कोल इंडिया के रिजल्ट्स को अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ टाइम्स जब ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं अपने हैवी एक्सपेंसेस की वजह से अपने आप को प्रॉफिट में नहीं ला पाती है। तो ये वो कुछ प्रमुख कारण है जिनको हमको समझना होगा कि कोल इंडिया का बिजनेस जो है वो मजबूत भले ही है, लेकिन आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं इस बिजनेस के ऊपर कुछ सवाल भी खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं और इस बिजनेस के रिप्लेसमेंट जो है वो खुद गवर्नमेंट के द्वारा भी ढूंढे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्मल पावर के बारे में, सोलर पावर के बारे में और अन्य रिसोर्सेज के बारे में, तो कोल इंडिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ही इन्वॉल्व करती दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ कंपनी ने अपने सोलर प्लांट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। कंपनी अपने आप ही आपको आने वाले समय में थर्मल पावर पे भी काम करती दिखाई पड़ रही है और अन्य रिसोर्सेज ऑफ ग्रीन एनर्जीज के ऊपर प्रोडक्ट जो हैं उन पे भी कंपनी अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक्सपेंड करने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ी है। देखिए, ये पहली चीज है जो हम लोग को समझनी होगी। कंपनी जो है अपने बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन लाने का प्रयास कर रही है। रेलवे सेक्टर के अंदर कंपनी अपने आप को लाने का प्रयास करती दिखाई पड़ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ प्रेशियस मेटल्स के अंदर भी अपने आप बिजनेस को कंपनी लाने का प्रयास कर रही है। तो कंपनी के बिजनेस के अंदर कई सारी सब ब्रांचेस भी हम लोग को होती दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी किसी प्रकार से एक रूढ़िवादी बिजनेस के आधार पर काम कर रही है। बिजनेस के आधार में कंपनी में नई अडॉप्टेशन की जो क्षमता है वो भी हम लोग को उजागर होती हुई दिखाई पड़ी है। दूसरी ये भी पॉइंट हमको समझना होगा कि भले ही हम ये मान के चलें कि हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना है और कहीं ना कहीं जो कोयल से आने वाली एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन फ्रेंडली नहीं है, उसके बावजूद भी ऑल ऑफ ए सडन एकदम से चीज़ों को फ्लिप नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत लॉन्ग टर्म में काम करता दिखाई पड़ेगा। अभी सोलार के देखे जाएं या किसी अन्य पावर के देखे जाएं तो हमारे पास में उतने ज़्यादा रिसोर्सेज मार्केट के अंदर अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कुछ समय तक तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कोल इंडिया जिस बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है ये आपको भविष्य में भी काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कितना चलेगा, कैसा चलेगा, ये अलग बात है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे आप लोग को कतई चीजें खत्म होती दिखाई पड़े, ऐसा होना लगभग लगभग असंभव नजर आता है। इसके बाद में अगर बात करने की कोशिश करें तो देखिए कोल इंडिया अपने आप को कहीं ना कहीं नए बिजनेस में अडॉप्ट कर रही है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि आने वाले भविष्य में इस बिजनेस के अंदर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दशकों से कंपनी मार्केट के अंदर लीडर के रूप में काम करती दिखाई पड़ी है, हम इस चीज को मान सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में नए बिजनेस के साथ में भी उसी प्रकार का परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटीज बिल्कुल रखती है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये नहीं मान सकते कि कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल एक साइड से कमजोर हो रहा है तो कंपनी पूरी तरीके से टूटती दिखाई पड़ी है। लेकिन हाँ, करंट टाइम में जो कंपनी के लिए मुख्य दिक्कतें आती दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट होती दिखाई पड़ी और जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस हम लोग को मार्केट में इंपैक्टेड होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इस कंपनी के अंदर हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, देखिए ये तो हमारी अपनी सोच बताती है, हमारा अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बताता है। लेकिन उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है कंपनी के फंडामेंटल्स। तो एक बार उनको भी स्टडी करने का प्रयास करते हैं। बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में तो 2,31,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप की एक लार्ज कैप कंपनी है। पीई इसका 10.9 के आसपास का है। सस्ता स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। पीबी 11.62 का है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। डिविडेंड 7% के ऊपर का दिखाई पड़ता है। कंपनी एक डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। सेल्स ग्रोथ जो है 4.6% की है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 8% की है। आरओई 96% के ऊपर, आरओसी 96% के ऊपर का है। बात करें यहाँ पे ईपीएस की तो वो 34.49 का है और बुक वैल्यू के हिसाब से 32.37 का प्राइस निकल कर आता है। वहीं कंपनी के पास में लगभग 1,500 करोड़ के रुपए का कैश भी मौजूद है। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो 63% के ऊपर की प्रमोटर की होल्डिंग है। कोई प्लेजिंग का दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आती है। डीआईस की होल्डिंग 22.92% की है। एफआईस की होल्डिंग 7.96% की है। पब्लिक होल्डिंग 5.99% की है। देखिए यहाँ तक के जो नंबर्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये मुझे काफी फैसिनेटिंग दिखाई पड़ते हैं और मुझे नंबर्स में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती है। तो कंपनी मुझे फंडामेंटल बेसिस पे अच्छी दिखाई पड़ती है, काम करने वाली, मजबूत दिखाई पड़ती है। बैलेंस शीट भी कंपनी के पास में अच्छी खासी मजबूत दिखाई पड़ती है। बात करें कंपनी के सेल्स के बारे में और कंपनी के रिजल्ट्स को देखने की कोशिश की जाए तो देखिए ये वो एरिया ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर जो हैं वो हम लोग को डिक्लाइन होते दिखाई पड़े हैं और यही वो एक मोटा रीजन हुआ है कि कंपनी अपने नंबर्स के आधार पर हम लोग को पिछड़ती दिखाई पड़ी है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से कंपनी में हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आती दिखाई पड़ी और प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ टूटा नजर आया। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों के अंदर कोल इंडिया के नंबर्स हम लोग को मजबूती से ऊपर आते दिखाई पड़े, लेकिन उनके बावजूद भी वो परफॉर्मेंस जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उनको मीट करते हुए नजर नहीं आ पाए और यही वो एक कारण है जो हमको बताता है कि आने वाले भविष्य में कंपनी जिस बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है
वो बिजनेस मॉडल बहुत लॉन्ग टर्म में कंपनी के साथ में काम करे, ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब इन सब स्थितियों को देखते हुए देखिए, आधी चीजें इस कंपनी में पॉजिटिव हैं, आधी चीजें इस कंपनी के अंदर नेगेटिव भी नजर आती है। तो ऐसे समय में एक निवेशक के तौर पे हमको क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो आपकी अपनी स्टडी बताएगी और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, लेकिन फ्रेंडली बेसिस पे अगर मैं आपके साथ में अपनी ओपिनियन के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स अगर हम लोगों को गिरावट के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो भविष्य में ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है। फिर कंपनी के अंदर नए बिजनेस के रिसोर्सेज जो हैं उनको भी अडॉप्ट किया जा रहा है, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं नए बिजनेसेस के अंदर भी अपने आप को इन्वॉल्व करती दिखाई पड़ रही है। फंडामेंटल बेसिस पे कंपनी बेहद स्ट्रांग और बेहद मजबूत दिखाई पड़ती है। एक निवेशक के तौर पर अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट बनने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। कंपनी खुद डिविडेंड के रूप में अच्छी खासी हम लोग को रिटर्न देती दिखाई पड़ रही है, जो कि मामूली एफडी से कई परसेंट ज्यादा बनता दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल सिचुएशंस में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि तकरीबन 3 से 5 साल तक स्टॉक को होल्ड कर सकता है, उसके लिए ऐसी स्टॉक के अंदर मिलने वाली गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक के अंदर कुछ बड़े नंबर्स बने, इसकी संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सारी की सारी चीजें हम लोग को ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़े ऐसा नजर नहीं आती है। रिस्क फैक्टर इस स्टॉक के अंदर इन्वॉल्व जरूर नजर आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा बुलिश होकर के यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना चाहिए है, लेकिन एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट अगर करने के बारे में सोचा जा रहा है, अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर कई सारे डाइवर्सिफिकेशन लाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 स्टॉक्स में एक स्टॉक का नाम यहाँ पे डेफिनेटली कोल इंडिया जैसा भी हो सकता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के बारे में बिल्कुल एक बार सोचा जा सकता है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक को लेकर के, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, वीडियो का उपयोग आपके रिसर्च का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।